हाय फ्रेंड्स, ये पंचायत राज सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। #DDS या देव दीक्षित सॉन्ग। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश वित्त आयोग अधिनियम 1994 या मध्य प्रदेश वित्त आयोग 1994। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। पहले वीडियो में मैंने आपको 11वीं अनुसूची जो जोड़ी है या भाग 9 जोड़ा है या आर्टिकल 243, उसमें ये बता दिया है कि मूल संविधान में पंचायतों के लिए क्या क्या संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया है और उसमें क्या क्या प्रावधान राज्य के लिए कर दिए गए जिन पे वो कानून बना सकता है। जैसे चुनाव कैसे होगा ये राज्य कर सकता है और चुनाव आयोग होगा ये केंद्र ने मूल संविधान में लिख दिया। दूसरे वीडियो में मैंने राज्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयोग के बारे में आपको समझा दिया, कौन से आर्टिकल में है, कौन नियुक्ति करता है, कैसे कैसे हो सकता है। और तीसरा वीडियो में लेके आया हूँ मध्य प्रदेश वित्त आयोग 1994। मेरा नाम देव दीक्षित है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल। राज्य वित्त आयोग का कंसेप्ट कैसे आया किसी राज्य में, वो था 11वीं अनुसूची के आर्टिकल 243I में दिया है कि हर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए वित्त संबंधी सिफारिश करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग होगा। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में भी एक राज्य वित्त आयोग है। मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ कि ये जो राज्य वित्त आयोग है ये सांविधिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। तो आपका 1 मिनट लूँगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर संविधान में उल्लेख है तो वह संवैधानिक संस्था है। तो क्या इस आयोग का उल्लेख है? बिल्कुल है। इसका उल्लेख 243I में दिया, आई फॉर इनकम करके आप याद कर सकते हैं। इसका किस में दिया? 243I में दिया है और 243 में नगर पालिकाओं के लिए दिया है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इसमें क्या लिखा था संविधान में कि संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य में और फिर उसके बाद प्रति 5 वर्ष पर राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा। कहाँ? राज्य में। ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल इसको विधानमंडल में रखवाएगा। विधानमंडल शब्द मैंने इसलिए लिखा है चूँकि किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल बनता है। किसी किसी राज्य में अकेली विधानसभा है तो विधानसभा अकेली ही क्या है? विधानमंडल है। तो जब आप आंसर लिखें तो कोशिश करें विधानसभा ना लिख के विधानमंडल लिखें, तो आपका आंसर और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखवाएगा। अगर दोनों सदन है दोनों सदन में रखवाएगा, एक सदन है तो एक सदन में रखवाएगा। राज्य विधि द्वारा ऐसे आयोग के सदस्य अध्यक्ष की योग्यता, वेतन, सेवा शर्तें, कार्यकाल आदि निर्धारित कर सकेगा। विधि द्वारा लिखा है, संविधान में संशोधन करके क्या लिख दिया? विधि द्वारा। विधि द्वारा मतलब विधि बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण करके। विधि कैसे बनती है? किसी भी राज्य की विधानसभा और अगर वहाँ विधान परिषद है तो वहाँ भी दोनों जगह में प्रस्ताव पारित करके। आगे देखते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा? गठन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा करेगा। नियुक्ति, कार्यकाल, शक्ति, सेवा शर्तें निर्धारित कर देगा। 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को। राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा और ये सारे प्रतिवेदन कैसे होंगे? सलाहकारी होंगे, बाध्यकारी नहीं होंगे। अर्थात राज्य सरकार इसको मानती है कि नहीं मानती, ये अनिवार्य नहीं है कि वह माने ही माने। ये सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वो इस वित्त आयोग की सिफारिश मानती है कि नहीं होगी। सामान्यतः वित्त आयोग कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए सिफारिश करता है। अब इतना प्रावधान जब मूल संविधान में था तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग अधिनियम 1994 पारित किया गया। वो देखते कैसे। 5 मार्च 1994 को इसको राज्यपाल की स्वीकृति मिली। 7 मार्च 1994 को ये राजपत्र में मध्य प्रदेश के प्रकाशित हुआ। और इसमें संगठन कैसा? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। नियुक्ति पांचों की कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। योग्यता क्या होगी वो हम देख लेते हैं। अध्यक्ष की योग्यता होगी कि वह लोक मामलों का अनुभवी आदमी होगा, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक मामलों का अनुभवी हो उसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 4 सदस्य कौन कौन से होंगे? ऐसा कोई सदस्य जो हाई कोर्ट का जज रहा हो या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा सदस्य किन लोगों में से चुना जाएगा? जो सरकार के लेखा व वित्त का विशेष ज्ञान रखता हो। तीसरा सदस्य किस क्षेत्र से चुना जाएगा? जो वित्त के मामले और प्रशासन के मामलों का अनुभव रखता हो। और चौथा सदस्य जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता हो। ऐसे क्षेत्रों से 4 सदस्यों के क्या कर लिया जाएगा? वित्त आयोग के सदस्य के रूप में चुन लिया जाएगा। गौर करना, जो आर्टिकल 280 दिया है 280, जिसमें केंद्र का फाइनेंस कमीशन है, उसके सदस्य भी कुछ ऐसी ही योग्यता रखते हैं। तो आप
रिजेम्बलेंस करिए, याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक और चीज़ बता दूं, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो सदस्य होगा वही क्या, वो जो सदस्य सचिव होगा वही इसका भी सचिव होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान केंद्र में भी है, तो आप उसको भी रिजेम्बलेंस कीजिए और फिर मुझे आप कमेंट में बताइए कि क्या आप दोनों को कंपेयर कर पाए। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में इसका कार्यकाल क्या होगा सदस्य और अध्यक्ष का, तो ये राज्यपाल निर्धारित करेंगे कि किस अवधि तक क्या करेंगे, ये काम करेंगे। पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे तो बिल्कुल होंगे, इन्हें पुनः अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। अगर इन्हें त्यागपत्र देना होगा तो ये राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप देंगे। अनऑफिशियली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तारीख से ये नियुक्त होते हैं उस तारीख से जब तक काम करते हैं, जब तक अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं सौंप देते, और राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने के बाद ये स्वयं भी क्या हो जाता है, ख़त्म मान लिया जाता है। ऐसा कोई ऑफिशियली लेटर जारी नहीं होता कि आपको ख़त्म किया जाता है। इनके पास शक्तियाँ क्या होंगी, अर्ध न्यायिक संस्था होगी ये। कौन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी अर्ध न्यायिक संस्था मतलब इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट क्या होता है मैं पहले पुराने वीडियो में भी समझा चुका हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता हूँ। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ जिन संस्थानों के पास होती है, जिस कोर्ट के पास होती है, वह किसी व्यक्ति को गवाह देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए उपस्थित करवा सकता है या सम्मन जारी कर सकता है, किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय से कोई दस्तावेज जांच के लिए बुलवा सकता है और वहां जाके भी जांच कर सकता है। इस टाइप के काम क्या कर सकता है, शपथ पत्र किसी व्यक्ति से ले सकता है। इस टाइप के काम सिविल कोर्ट की शक्ति वाले कमीशन या सिविल कोर्ट की शक्ति वाले संस्थान को होती है। हम और देख रहे हैं फैक्चुअल। पहला कब बना, 17 जून 1994 को बना। अध्यक्ष कौन थे, सवाई सिंह सिसोदिया। दूसरा कब बना, 17 जून 1999, करेक्ट 5 साल बाद। और सवाई सिंह सिसोदिया दोबारा इसके क्या चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। मतलब अध्यक्ष को दोबारा नियुक्ति के अधिकार है या वह दोबारा नियुक्ति की पात्रता रखता है, जैसा कि पहले ही मध्य प्रदेश में हुआ। ये मैंने आपको रेड गोला करके भी रखा है जिससे आपको ऑफिशियली मिल जाए। ये मध्य प्रदेश का राजपत्री है जिसमें ये दिया है 17 जून 1994 को पहला बनाया गया। ये डेट असल में सही से मिलती नहीं, इसलिए मैंने आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से एक गोला बना के आपको दिखा दी ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। कार्य क्या है इसके, कार्य सिंपल से, ये कुछ मामलों में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। वो मामले कौन कौन से होंगे, राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों को राज्य और पंचायत या राज्य और नगर पालिका के बीच में विभाजन। मतलब सीधी बात, राज्य ने जितने भी टैक्स लगाए हैं उन टैक्सों पे उनको वसूलने में लगा पैसा काट के जो शुद्ध पैसा बचा है उसको इन दोनों के बीच में कैसा बांटा जाए, इसके संबंध में सिफारिश कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को निर्धारित जो पंचायत या नगर पालिका को दिया जा सके। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो सारे टैक्सेस जो नगर पालिका या नगर पंचायत खुद लगा के वसूल कर सकती, उनके बारे में रिकमेंडेशन ये कर सकता है कि वो कौन कौन से होंगे। तीसरा, राज्य संचित निधि से पंचायत या नगर पालिका को अनुदान की सिफारिश। संचित निधि आप सभी को पता है केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग होती है। उस संचित निधि से पंचायत या नगर पालिका को अनुदान दिया जा सकता है, उसकी सिफारिश करेगा। अनुदान क्या होता है मैं बता दूं, जब कोई ऋण दिया जाता है तो ऋण में एक शर्त रहती है वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा जिससे आप ले रहे हैं, पर अनुदान में इस टाइप की कोई शर्त नहीं होती। अनुदान का मतलब होता है आपने किसी को पैसा दे दिया, अब आप जिसको पैसा दिए वो आपको पैसा वापस नहीं करेगा, बशर्ते आपने जो पैसा दिया है वो उसी काम में लगाएगा जिस काम के लिए आपने उसको पैसा दिया है। यानी कि ये इस बात की भी सिफारिश कर पाएगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य की संचित निधि से कितना पैसा दिया जाना ठीक होगा। और आखिरी, ऐसा कोई काम जो राज्यपाल इसको सौंपेगा किसके लिए, नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त करने के लिए, यानी उनकी जो वित्तीय स्थिति उसको सुदृढ़ करने के लिए कोई काम अगर राज्यपाल उनको सौंपेगा तो उसकी भी सिफारिश ही करेगा। तो ये था पूरा टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी पता लगते रहे कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।